सो आज हम चैप्टर फर्स्ट ऑफ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 12th स्टैंडर्ड दैट इज़ इश्यू ऑफ शेयर्स से शुरू करते हैं। सो हमने 11th स्टैंडर्ड में ही देखा था कि जब भी किसी पब्लिक कंपनी को पैसे रेज करने होते हैं, पैसे कलेक्ट करने होते हैं, तो वो किस तरीके से करता है। वो जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करता है। शेयर्स इशू करने के लिए उसे प्रोस्पेक्टस पहले बनाना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी का सारा डेटा होता है जो आप पब्लिक को बताना चाहते हो। पब्लिक को एक तरीके से वो एक एडवर्टाइजमेंट है। पब्लिक को आप लुभाना चाहते हो, उनको इंकरेज करना चाहते हो कि भाई मेरी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, फ्यूचर में भी बहुत अच्छा काम करेगी, तो आइए और मेरे शेयर्स इशू कीजिए। तो अगर आपको जनरल पब्लिक से पैसे चाहिए तो आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे। और सपोज़ आपको जनरल पब्लिक से नहीं चाहिए, आपको कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास से चाहिए, तो भी आप उसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके लिए भी आप एक शॉर्टर वर्जन ऑफ प्रोस्पेक्टस, जैसे एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस हो गया, वो इशू करेंगे। आप शेयर्स 4 तरीके से इशू कर सकते हो। फर्स्ट है पब्लिक इशू, मतलब जो आप जनरल पब्लिक को दे रहे हैं। सेकेंड है राइट्स इशू। राइट्स इशू में ये होता है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ही मैं और एक्स्ट्रा शेयर्स देने का एक चॉइस दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास TCS के सपोज़ 1000 शेयर्स है, तो TCS मुझे बोलेगा कि मैं 1000 के सामने आपको 100 शेयर्स और दे सकता हूँ। अगर आप 100 शेयर्स और चाहते हैं तो आप ये 100 शेयर्स के लिए मुझे पैसे दे दीजिए और मैं आपको इशू कर दूँगा। वो मेरा राइट है कि बिकॉज़ मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, तो मेरे पास राइट है कि मैं और भी ज़्यादा शेयर्स अलॉट कर सकूँ। मैं चाहती हूँ वो 100 शेयर्स लेना तो मैं ले सकती हूँ, पैसे दे के ले लूँगी। अगर मैं नहीं चाहती हूँ वो लेना तो मैं नहीं भी लूँगी। तो वो राइट्स इशू हो गया। राइट्स इशू इज़ गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट है बोनस इशू। बोनस इशू में ये होता है, वो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है, लेकिन इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। राइट्स इशू में ये है कि वो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दोगे, लेकिन उसके लिए आपको पैसा, शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन बोनस इशू में शेयर होल्डर को पैसा नहीं देना है, वो कंपनी फ्री में ही आपको शेयर्स दे देगी। वो डिसाइड करेगी कि जिसके पास भी 10 शेयर है उसको एक शेयर में और एक्स्ट्रा बोनस में दूंगा, तो मेरे पास 11 हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब आप जनरल पब्लिक से शेयर इशू नहीं करवाना चाहते हो, आप प्राइवेटली कुछ सिलेक्टेड लोगों से लेना चाहते हो, सो दैट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। अब आप जब शेयर्स इशू कर रहे हैं तो आपको कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रखना है। बेसिकली 3 रेगुलेशंस है। फर्स्ट इज़ सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सेकेंड इज़ कंपनीज एक्ट 2013, एंड अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको सेबी के जो रेगुलेशंस है, सेबी के जो गाइडलाइंस है, वो सब फॉलो करने पड़ेंगे। So, a public company will invite the general public to subscribe to its shares by invitation through a prospectus. The company can issue securities through private placement also. Shares are also issued by company through right shares and bonus shares. So, the public company raises share capital through public issue, right issue, bonus issue and private placement. अब ये जो शेयर इशू करने का प्रोसीजर है उसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपको एप्लीकेशन कलेक्ट करना है और सेकंड आपको शेयर्स को अलॉट करना है। सो द प्रोसीजर ऑफ पब्लिक इशू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रोसीजर फॉर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अभी प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन में क्या है, पहली चीज़ आपको शेयर एप्लीकेशन के जो फॉर्म्स है, एप्लीकेशन है, वो कलेक्ट करना है। और शेयर एप्लीकेशन जो मनी है, आपका अगर 10 रुपये का शेयर है तो आपका शेयर एप्लीकेशन मनी 2 रुपये होगा, तो वो 2 रुपये आपको सभी लोगों के पास से, एप्लीकेंट के पास से कलेक्ट करने हैं। तो आपको शेयर एप्लीकेशन भी लेना है और शेयर एप्लीकेशन मनी भी लेना है। उसके लिए पहली चीज़ आपको ये करनी पड़ेगी कि आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना है किसी भी बैंक के साथ, और इसमें ASBA फैसिलिटी होनी चाहिए। ASBA मीन्स एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर्स लेने हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम IPO, मतलब मैं कंपनी के पास से शेयर ले रही हूँ, ये वो केस है।
आप जब ट्रेडिंग करते हो डीमैट अकाउंट में, जो हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू करते हैं, तो तब हम जो शेयर्स खरीदते हैं डीमैट अकाउंट में, हमने 1000 शेयर ले लिए, 2000 शेयर किसी कंपनी के ले लिए, उसमें क्या होता है, एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को बेच रहा है। तो वो कंपनी आपको नहीं बेच रही, वो एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को बेच रहा है। वो केस अलग है, उसमें ये सब प्रोसीजर नहीं होता, उसमें आईएसबी है, उसमें तुरंत से ही पैसे चले जाते हैं, तुरंत ही शेयर आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ये किस चीज़ का प्रोसीजर है? ये एकदम ही न्यू शेयर जब कंपनी इशू कर रही है, ये उसका प्रोसीजर है जो कंपनी को न्यू शेयर इशू करने के लिए फॉलो करना है। इसको आप जो डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हो उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिए, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो बैंक को सबसे पहले क्या करना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है जिसमें एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट का फैसिलिटी हो। फॉर एग्जाम्पल कहेगा कि मैंने एसबीआई में जिसको भी एप्लीकेशन करना है, जिसको भी मेरे शेयर्स इशू करने हैं, वो मेरा बैंक अकाउंट है एसबीआई में जिसका अकाउंट नंबर है ये, उसमें आप पर शेयर 100 रुपये डिपॉजिट कर दीजिए। पर शेयर मेरा शेयर एप्लीकेशन मनी 100 रुपये रहेगा। अभी मैं ये पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदना चाहती हूँ, मुझे एक शेयर चाहिए उसमें, तो मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें से 100 रुपये निकाल लेगा, वो मुझे यूज़ नहीं करने देगा, वो ब्लॉक कर देगा। और उसके अकाउंट में ये दिखेगा, कंपनी के अकाउंट में ये दिखेगा कि उसको 100 रुपये उसको क्रेडिट आ गया है, लेकिन वो जो 100 रुपये है वो कंपनी यूज़ नहीं कर सकती है, कंपनी उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकती है जब तक पूरा शेयर अलॉटमेंट का प्रोसीजर नहीं हो जाता, जब तक कंपनी बैंकर को ये इन्फॉर्म नहीं करता कि मेरा शेयर अलॉटमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, मैंने इतने लोगों को शेयर दे दिया है और इतने लोगों को मैं रिफ़ंड करना चाहता हूँ, तब तक मैं उसको विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। और सपोज़ किसी भी रीज़न की वजह से अगर कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर पा रही है, पूरा एप्लीकेशन का डेडलाइन चला गया, उसके बाद अलॉटमेंट आपको एक स्पेसिफ़िक डे में करना होता है, अगर कंपनी ने उतने स्पेसिफ़िक डे में अलॉटमेंट नहीं किया है, तो वो जो सारे पैसे हैं वो ऑटोमेटिकली जो शेयर एप्लीकेंट है उसके अकाउंट में वापस चला जाएगा। मतलब ये जो 100 रुपये मैंने दिए हैं, अगर मुझे शेयर अलॉट नहीं हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली वापस मेरे अकाउंट में आ जाएगा। एक्चुअली इस केस में जो बैंकर है वो क्या करती है, वो एक्चुअल डेबिट क्रेडिट नहीं करती अकाउंट में, वो सिर्फ पैसे ब्लॉक कर देती है। उसका मतलब ये होता है कि मेरे अकाउंट में वो जो 100 रुपये है ना, वो बस उसने ब्लॉक कर दिया है कि मैं फ्यूचर में उसको यूज़ नहीं कर सकती हूँ, बट वो एक्चुअली सिर्फ ब्लॉक्ड है, वो मेरे में से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है कंपनी को। इसीलिए फ्यूचर में अगर सपोज़ मुझे शेयर अलॉट नहीं हुआ है तो बैंकर को कंपनी का एक स्पेशल परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस जो मेरा ब्लॉक्ड अमाउंट है उसको रिलीज़ कर देगा। इससे क्या होता है, ये एक सेफगार्ड है कि अगर कोई कंपनी सपोज़ चीट करना चाहती है अपने शेयर एप्लीकेंट को, पैसे कलेक्ट करके फिर उसको कहीं और यूज़ करना चाहती है, तो वो नहीं हो सकता। मेरा पैसा हमेशा सेफ रहेगा, जब तक मुझे शेयर अलॉट नहीं होता तब तक वो कंपनी को रिलीज़ नहीं होगा। So bankers to the issue are appointed by a company to make all transactions related to issue of share. The company will open a current account in any scheduled bank for making transactions. For this purpose of public issue, the company opens special bank account with the bankers, which is known as escrow bank account. escrow बैंक अकाउंट में क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ओपन किया जाता है और उसमें जो भी पैसा है वो आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हो, और उसके लिए उसको ऑपरेट करने के लिए जो भी पार्टीज कंसर्न्ड है उन सब का परमिशन चाहिए होता है। मतलब ऐसा उसके साथ आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा या चेक बुक नहीं मिलेगा कि भाई मैं जाऊंगी और उसमें से पैसा विड्रॉ कर लूँगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एस्क्रो बैंक अकाउंट में से कुछ भी विड्रॉ करना है तो आपको एडिशनल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। दिस अकाउंट इज़ ओपनड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन this account is opened by presenting a resolution
of the board of directors meeting. इसके लिए आपको पहली चीज़ तो अपने बैंकर को, हम जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करना होता है तो हमको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देना होता है। ऐसे ही ये जो एस्क्रो बैंक अकाउंट है जिसमें शेयर एप्लीकेशन के पर्पस से आप जैसे ओपन कर रहे हो, उसमें आपके कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया होगा कि हाँ, हम शेयर एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं और उसके लिए बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। वो रेजोल्यूशन का कॉपी भी आपको बैंक को प्रूफ की तरह सबमिट करना पड़ेगा। While opening this account, company assures that the share application money will be deposited in this account and total amount including share capital and premium will be transferred to the company's account only after completion of process of share allotment. तब तक बैंक जो है उस पैसे को पकड़ के रखे कि बैंक में पैसे पड़े होंगे, 10 करोड़ पड़े होंगे, 20 करोड़ पड़े होंगे, जितने भी पड़े होंगे, लेकिन कंपनी एक पैसा भी उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकती है। वो विड्रॉ कब करेगी? जब पूरा शेयर एप्लीकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है और जब कंपनी बैंक को प्रूफ देगा कि देखो पूरा शेयर एप्लीकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, इतने लोगों को मैं शेयर अलॉट कर रहा हूँ, तब जाके उतने जो पैसे हैं वो बैंक रिलीज़ करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, 2000 लोगों ने मिलके आपको 20 करोड़ दिए और आप कहते हैं कि मैं जो अपने शेयर अलॉट है वो 1000 लोगों को अलॉट कर रहा हूँ। तो 1000 लोगों ने जो पैसे दिए हैं 10 करोड़, वो कंपनी को रिलीज़ हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो 1000 लोग हैं जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हुआ है वो सब ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा, कंपनी उसको विड्रॉ नहीं कर सकती है। This account is closed after process of share allotment. As per latest guidelines of SEBI, share application can be made only through ASBA. According to ASBA procedure, share application money is blocked by the bank where the applicant holds his account. The money remains blocked till the share allotment is done and application money is transferred to the company's account. As soon as the allotment is done, amount of shares allotted is transferred from bank account of the applicant to the bank account of the company. Thus, question of refunding the application money on shares not allotted does not arise. So, what all things you have to consider? First, open a bank account, open an escrow bank account. It should be in the form of a current account where in a scheduled bank. And for what purpose? Only for the purpose of issue of shares. इस अकाउंट के लिए what proof are you supposed to submit to the bank for opening this account? You have to give a copy of the resolution passed in the board of directors. Next is, as per guidelines of SEBI, this account, the application should only be thrown to ASBA, that is application supported by blocked amount. What happens in ASBA? The application money given by the shareholder is blocked and will be transferred to the bank account of the company only when the share allotment procedure has been completed. अब ये तो कंपनी ने किया, बैंक अकाउंट ओपन करवाने का काम तो कंपनी ने कर दिया। नाउ सेकेंड है विच इज़ रिसीविंग द शेयर एप्लीकेशंस। इसमें ये होता है कि प्रॉस्पेक्टस आपने इशू किया, प्रॉस्पेक्टस में लिखा होगा कि 21 जून आपकी डेडलाइन है, 21 जून तक आप शेयर एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। अब जो एप्लीकेंट है या फिर जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा? वो शेयर एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसको फिल करेगा। वो शेयर एप्लीकेशन के फॉर्म में जो भी इन्वेस्टर है उसका सारे डिटेल्स मांगे जाएंगे, उनका नाम, एज, ऑक्यूपेशन, ऐसे बेसिक डिटेल मांगे जाएंगे। उनका कॉपी ऑफ पैन कार्ड उनको साथ में लगाना है और एक साइन करना है। सो बेसिकली व्हाट ही हैज़ टू डू, ही हैज़ टू फिल अ फॉर्म, ही हैज़ टू साइन द फॉर्म एंड ही हैज़ टू अटैच his copy of पैन कार्ड। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको वो ब्रोकर को देना पड़ेगा। जो ब्रोकर उसे क्या करेगा? कंपनी को देगा और जो ASBA बैंक अकाउंट है, जो एप्लीकेंट है उसका बैंक अकाउंट है, उसको देगा।
एप्लीकेंट के बैंकर को क्यों देगा? बिकॉज उसको शेयर एप्लीकेशन, वो जो बैंकर है उसको शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट ब्लॉक करना पड़ेगा ना, तो इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए वो जो शेयर एप्लीकेशन मनी को अपने बैंकर को भी देगा। सॉरी, उस प्रोसीजर के लिए वो शेयर एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो अपने बैंकर को भी देगा। अब जब शेयर्स अलॉट होगी, जब कंपनी शेयर्स अलॉटमेंट करने के लिए बैठेगी, तब वो वेरीफाई करेगी कि ठीक है, मेरे पास ये एक शेयर एप्लीकेशन आया है, तो क्या इस शेयर एप्लीकेशन का पैसा भी मुझे आ गया है कि नहीं आया है। अगर पैसा आ गया है तो वो आपका एप्लीकेशन कंसिडर करेगी, और अगर पैसा नहीं आया है उसके अकाउंट में तो फिर वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। So once the prospectus is sanctioned by SEBI, the company will give advertisement and publicly announce the period during which the public offer will remain open. Usually this is for 3 to 5 days. All investors willing to apply for shares can obtain share application forms from share broker, sub-broker, stock exchange or bank recognized for the process of ASBA. So आपको शेयर एप्लीकेशन के फॉर्म्स कहाँ से मिलेंगे? आपको 3-4 जगह से मिल सकते हैं। आपको ब्रोकर के पास से मिल सकते हैं, आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में से ले सकते हैं, या फिर आपकी खुद की जो बैंक है वो भी शेयर एप्लीकेशन के फॉर्म्स रखेगी, उसके पास से भी आप मंगवा सकते हैं। इन्वेस्टर विल गिव द ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल डिटेल्स। जो भी डिटेल मांगी है फॉर्म में वो सब भरना है, सिग्नेचर एंड कॉपी ऑफ पैन। और आप ये किसको देंगे? टू द ब्रोकर्स हु मैनेज टू डिपॉजिट द एप्लीकेशन फॉर्म टू बैंक्स रिकॉग्नाइज्ड फॉर ASBA प्रोसेस। आप फॉर्म देंगे ब्रोकर को, और ब्रोकर क्या करेगा? वो बैंक को देगा जिसमें ये ASBA प्रोसेस, मतलब ब्लॉकिंग ऑफ अमाउंट का प्रोसेस करना है, वो बैंक को देगा, सो दैट द शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी ब्लॉक्ड। एप्लीकेंट कैन डायरेक्टली अप्रोच बैंक and deposit the share application for further process with the bank. अगर आपके पास कोई ब्रोकर है तो आप ब्रोकर को दे दीजिए, आगे का प्रोसीजर पूरा ब्रोकर देखेगा। अगर आपके पास ब्रोकर नहीं है या फिर आप डायरेक्टली बैंक को देना चाहते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप डायरेक्टली भी बैंक को दे सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए आपको कोई चेक की ज़रूरत नहीं है। वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक तरीके का आप बोल सकते हैं मैंडेट है, या फिर एक ऑर्डर है कि देखो ये मैंने अप्लाई किया है तो आप मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल दो। उसके लिए मुझे अलग से चेक देने का या कोई ट्रांजैक्शन RTGS NEFT कोई ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा लास्ट पे चलते हैं। द प्रोसेस फॉर अलॉटमेंट इज़ कैरिड आउट आफ्टर वेरीफाइंग द स्पेसिमेन ऑफ सिग्नेचर इन बैंक अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट। पहले तो हम जब चेकिंग करेंगे तो देखेंगे कि भाई साइन सेम है डीमैट अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, सब जगह पे, मतलब आप एक बेसिकली उसका ऑथेंटिकेशन चेक कर रहे हैं। आफ्टर रिसीविंग द शेयर एप्लीकेशन एंड ब्लॉकिंग द एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन आपको शेयर एप्लीकेशन का फॉर्म मिल गया, आपका शेयर एप्लीकेशन मनी ब्लॉक हो गया। उसके बाद बैंक विल इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एंड ओनली दोज एप्लीकेशन इन विच द एप्लीकेशन मनी इज ब्लॉक्ड आर हैंडेड ओवर टू द लीड मैनेजर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन। ये एक एक्सरसाइज आफ्टर आपका जो डेडलाइन है शेयर इशू करने का वो ख़त्म हो जाता है। 21 जून है तो 21 जून ख़त्म हो जाता है, सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया। उसके बाद जो कंपनी है वो एक स्टेटमेंट बनाएगी, एक लिस्ट बनाएगी उन सब लोगों के जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। इसमें 4 भागों में लोगों को बांटा जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स जो छोटे इन्वेस्टर है, नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, इसका मतलब ये है कि जो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो कोई कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल्स है, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए उन्होंने आपके बहुत ज़्यादा शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं, उनको कहा जाता है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि जो अपनी म्यूचुअल फंड्स हो गई, वो एक इंस्टीट्यूट है, वो एक कंपनी है, वो आपके लिए अप्लाई कर रही है, वो हो गई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड नेक्स्ट है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आपकी खुद की एम्प्लॉयज़ अगर आपके लिए आपके शेयर्स अलॉट करना चाहती है तो वो एक कैटेगरी हो गया। ये 4 कैटेगरी में सारे एप्लीकेशंस को बांटा जाएगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि किसको क्या अलॉटमेंट करना है। इसको बांटते क्यों है? बिकॉज एज पर सेबी गाइडलाइन एटलीस्ट 10% ऑफ द शेयर्स शुड बी गिवन टू रिटेल इन्वेस्टर्स।
इसमें बेसिकली ये होता है कि जो कंपनी है वो खुद भी नहीं चाहती कि वो किसी एक बंदे को बहुत ज़्यादा शेयर इशू कर दे, कि भाई गलती से किसी एक म्यूचुअल फंड को सारे के सारे शेयर्स इशू ना हो जाए, या फिर कोई ऐसा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, बहुत ही अमीर इंसान है, करोड़पति है, उसको आप ज़्यादा शेयर्स अलॉट कर दो और गलती से आपके कंपनी का पूरा कंट्रोल उस पर्सन को चला जाए। कंपनी ये नहीं चाहती है, इसीलिए वो अलग अलग कैटेगरी में उसको बांटती है और फिर वो डिसाइड करती है कि जो HNI है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, उनको मैं इतना परसेंटेज दूंगा, एम्प्लॉयज़ को इतना परसेंटेज दूंगा, रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना दूंगा। अगर आप उसमें मेंशन करना चाहते हैं HNI का, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि अगर कोई भी इन्वेस्टर 2 लाख से ज़्यादा का शेयर्स अप्लाई करता है, तो फिर 2 लाख अमाउंट से ज़्यादा का शेयर अप्लाई करता है तो वो HNI की कैटेगरी में डाला जाएगा। नेक्स्ट आपका फाइनल प्रोसीजर है शेयर एप्लीकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट। इसका मतलब हमने ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट का स्टेटमेंट बना दिया है, अभी कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अलॉटमेंट कैसे करूँगा। सपोज़ मैंने इशू किए थे 10,000 शेयर्स, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन आ गया 20,000 शेयर्स का, मतलब ज़्यादा एप्लीकेशन आ गया, तो मैं सब लोगों को अलॉट तो नहीं कर सकता हूँ, कुछ लोगों को मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी डिसाइड करेगी कि मैं किन लोगों को रिजेक्ट करूँगा और किसको एक्सेप्ट करूँगा। कंपनी किसी भी तरीके से डिसाइड कर सकती है। हो सकता है कि वो डिसाइड करे कि मैं लॉटरी सिस्टम लगाऊंगा, जिसका भी नाम आएगा वो लॉटरी में, उन लोगों को मैं पूरे का पूरा शेयर्स अलॉट कर दूंगा। या फिर कुछ कंपनी ऐसी होती है जो डिसाइड करती है कि मैं प्रोपोर्शनेट शेयर दूंगा, मतलब मुझे 10,000 शेयर्स की ज़रूरत है, 20,000 का आया मतलब डबल आया, तो मैं क्या करूँगा, अगर किसी पर्सन ने 100 शेयर्स के लिए डिमांड किया है तो मैं उसको सिर्फ 50 शेयर्स दूंगा। इसका मतलब मैं दूंगा सबको, लेकिन कंप्लीट नहीं दूंगा, 100 के सामने सिर्फ 50 ही दूंगा, आधा नंबर का शेयर्स दूंगा। तो उसका क्या मेथड है कंपनी का, वो कंपनी का डिसीजन है, कंपनी उसको डिसाइड कर सकती है। So the number of application received in each category is compared with the number of shares to be allotted in the respective category. हमने उसको 4 कैटेगरी में बांटा था और हमने डिसाइड किया था कि मैं रिटेल इन्वेस्टर को 20% दूंगा, HNI को 30% दूंगा, तो 10,000 का 20% कितना हुआ, 2,000। तो मुझे रिटेल इन्वेस्टर को 2,000 शेयर्स अलॉट करने हैं, उसके सामने मुझे रिटेल इन्वेस्टर के पास से कितने एप्लीकेशंस आए हैं वो देखना पड़ेगा। If the number of application received in a category is more than the shares to be allotted, then proportionate allotment is done. मतलब 2,000 के सामने 10,000 एप्लीकेशंस आए हैं, तो मतलब 1/4। इसका मतलब मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं सारे एप्लीकेंट को, सारे इन्वेस्टर्स को उन्होंने जितना मांगा है उसका 1/4 नंबर ऑफ शेयर्स दूंगा। Allotment is finalized in consultation with company secretary and lead manager. बिकॉज ये लोग ही इन्वॉल्व है, तो आपको उन सबसे कंसल्ट करके फिर अलॉटमेंट करना है। अ स्टेटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कंटेनिंग नेम ऑफ द एप्लीकेंट टू whom shares are allotted, number of shares allotted, demat account number of the applicant, depository participant ID, etc. is prepared. और ये स्टेटमेंट आप किसको दोगे, स्टॉक एक्सचेंज को देंगे। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी मतलब क्या होता है, जो शेयर का ट्रांजैक्शन होता है वो NSDL, CDSL इन सब के थ्रू होता है, ये आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। सो डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द शेयर अलॉटेड टू रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट एंड शेयर्स अलॉटेड आर क्रेडिटेड टू द रिस्पेक्टिव डीमैट अकाउंट। तो NSDL, CDSL इन सब के पास आपके डीमैट अकाउंट पड़े हुए हैं, तो जब कंपनी बोलेगी मैंने इस बंदे को शेयर्स अलॉट किए हैं, तो NSDL क्या करेगा, वो उस बंदे के डीमैट अकाउंट में उतने शेयर्स क्रेडिट कर देगा। उसके बाद वो ये जो स्टेटमेंट है वो बैंक को देगा। बैंक क्या करेगा कि जितने भी शेयर्स अलॉट हुए हैं उतना अमाउंट कंपनी को ट्रांसफ़र कर देगा और बाकी का अमाउंट अनब्लॉक कर देगा, तो वो वापस एप्लीकेंट के अकाउंट में चले जाएंगे। उसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगा और सेबी को इन्फॉर्म करेगा। और ये पूरा जो प्रोसीजर है, लिस्ट बनाने का है, शेयर अलॉटमेंट करने का है, ये विदिन 15 डेज हो जाना चाहिए। सो बेसिकली वो शेयर अलॉटमेंट का इन्फॉर्मेशन किस किस लोगों को देगा, पहले तो वो रजिस्ट्रार को देगा, सेबी को देगा, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है
उसको देगा और वो जो कंसर्न्ड बैंक है उसको भी इन्फॉर्म करेगा और ये पूरा प्रोसीजर उसको 15 दिन में कंप्लीट करना है। सो हम बाकी का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही।